द बहुजन लेंस पर आप सभी का स्वागत है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम क्या पॉलिटिकल रिजर्वेशन को लेकर गलत हुई बाबा साहब अम्बेडकर की भविष्यवाणी, सुनिए तार्किक विश्लेषण। ये काफ़ी डिटेल्ड और सोचने पर मजबूर करने वाला लेक्चर है। तो हमारा मकसद आज यही है कि इस लेक्चर के जो मुख्य पॉइंट्स हैं, तर्क हैं, उदाहरण हैं, उनको परत दर परत खोलें, समझें। वक्ता ने कई अहम मुद्दों पर बात की है। आरक्षण, शिक्षा, दलित राजनीति, सामाजिक भेदभाव, भविष्य की चिंताएं, काफ़ी कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं। वक्ता अपनी बात की शुरुआत करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की दो भविष्यवाणियों से। बाबा साहब जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, दलित अधिकारों के लिए इतना संघर्ष किया। तो वक्ता कहते हैं कि उनकी दो भविष्यवाणियां उनके हिसाब से ठीक नहीं बैठी। पहली तो ये कि राजनीतिक आरक्षण मतलब विधायिका में जो सीटें रिजर्व हैं वो शायद 10 साल में खत्म हो जाएंगी, और दूसरी जो आरक्षण के मूल प्रावधान थे उनसे जुड़ी थी। आपको याद होगा बाबा साहब ने 3 मुख्य अधिकार मांगे थे। सेपरेट इलेक्टोरेट, हाँ पृथक निर्वाचन क्षेत्र, हाँ, जहाँ दलित वोटर ही दलित कैंडिडेट चुने, फिर विधानमंडल में आरक्षण और सरकारी नौकरियों में आरक्षण। अब सेपरेट इलेक्टोरेट तो पूना पैक्ट के बाद मिला नहीं, पर बाकी दो मिले। हाँ, और यहीं से वक्ता एक बुनियादी विरोधाभास, एक कॉन्ट्रडिक्शन सामने रखते हैं, और ये शायद पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट भी है। उनका कहना है कि देखिए, बाबा साहेब का अनुमान था कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन शायद जल्दी खत्म हो जाए, पर वो तो आज भी है। लोकसभा में SC/ST के लिए 131 सीटें हैं, राज्यों में भी है। बिल्कुल। तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व मतलब नंबर तो दिख रहा है, लेकिन जिस चीज को बाबा साहेब शायद ज्यादा परमानेंट मान रहे थे, मतलब नौकरियों और शिक्षा में असल मौके, वो क्यों लगातार कमजोर हो रहे हैं या छीने जा रहे हैं? हाँ, ये बड़ा सवाल है कि प्रतिनिधित्व तो है, पर असल पावर क्यों नहीं आ रही? अगर इंजीनियर या IAS ऑफिसर ही बनाना चाहते हैं, पत्रकारिता, लॉ, एकेडमिक रिसर्च या फिर अपना बिजनेस शुरू करना, इन सब की तरफ इतना रुझान क्यों नहीं? यहाँ वक्ता मतलब हायर एजुकेशन को सिर्फ नौकरी पाने के नजरिए से आगे देखने की बात कर रहे हैं। उनका जोर इस पर है कि लक्ष्य सिर्फ एक सेफ सरकारी नौकरी न हो। अच्छा, लक्ष्य ये भी हो कि हमारे बच्चे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ाएं, रिसर्च करें, नॉलेज क्रिएट करें। वो समाज की एक खास आदत की आलोचना भी करते हैं। कहते हैं कि लोग बेटी की शादी में लाखों रुपए पंडाल और दिखावे पर उड़ा देते हैं, PS तक निकाल लेते हैं, हाँ ये देखा है। लेकिन वही पैसा बेटी को IIT की महंगी कोचिंग दिलाने या बाहर पढ़ने भेजने में हिचकचाते हैं। इसे वो एक तरह की मिडिल क्लास मानसिकता कहते हैं, और कहते हैं कि इस दायरे को तोड़ने की जरूरत है, बड़ा सोचने की जरूरत है। आकांक्षाओं की सीमा के साथ साथ वो सामाजिक भेदभाव की कड़वी सच्चाई पर भी आते हैं, जो आज भी हैं। वो कुछ रीसेंट उदाहरण देते हैं, जैसे पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी या वर्तमान राष्ट्रपति मुर्मू जी। दोनों दलित और आदिवासी समुदाय से हैं, लेकिन उन्हें भी कथित तौर पर कुछ मंदिरों में सम्मान से प्रवेश न मिलने की खबरें आईं। या फिर एक और उदाहरण, जस्टिस BR गवई, जो चीफ जस्टिस के बाद वरिष्ठतम जज हैं, दलित समुदाय से हैं। जब वो महाराष्ट्र दौरे पर गए तो उन्हें सही प्रोटोकॉल या सम्मान न मिलने की बात आई। हाँ, मैंने भी पढ़ा था इसके बारे में। तो वक्ता कहते हैं कि ये घटनाएं कोई इक्का दुक्का नहीं है, ये गहरी मानसिकता, शायद किसी अनदेखी प्लानिंग का हिस्सा है। सही बात है। और ये भेदभाव सिर्फ बाहर फॉर्मल जगहों पर नहीं है। वक्ता बाबा साहेब का ही हवाला देते हैं कि समाज में प्रथाएं, जो रीतियां चली आ रही हैं सदियों से, वो कभी कभी कानून से भी ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। ये तो है। समाज में कौन ऊंचा, कौन नीचा, किसका छुआ खाना है, किसके साथ उठना बैठना, ये सब बातें बचपन में ही घर और स्कूल में इनफॉर्मली सिखा दी जाती हैं। और वो इस आयरनी पर भी ध्यान दिलाते हैं कि बहुत से लोग जिन्होंने मनुस्मृति शायद पढ़ी भी ना हो, वो भी अनजाने में उसके भेदभाव वाले सिद्धांतों को मानते दिखते अपने व्यवहार में। सामाजिक व्यवहार के साथ वक्ता कल्चर और संगीत पर भी एक दिलचस्प कमेंट करते हैं। वो अपना अनुभव बताते हैं कि जब वो उस प्रोग्राम में पहुंचे तो वहां बहुत तेज संगीत बज रहा था। उन्हें लगा कि ये शोर और लय तो कुछ वैसी ही है जैसी कांवड़ यात्रा या दुर्गा पूजा पंडालों में होती है। अच्छा। तो वो सवाल उठाते हैं कि भाई बाबा साहेब के फॉलोअर्स के प्रोग्राम का संगीत ऐसा क्यों हो जो सिर्फ शोर करे, नाचने पर मजबूर करे, जबकि बाबा साहब ने खुद इतने बिजी होते हुए भी वायलिन बजाना सीखा था, जो कला और शांति का प्रतीक है। उनका तर्क ये है कि इस तरह का जो कानफोड़ू संगीत है ना, हाई वॉल्यूम वाला, वो सोचने समझने में रुकावट डालता है। वो आपको सिर्फ फिजिकली थिरकने देता है, मेंटल चिंतन का मौका नहीं देता। जबकि सीरियस सोचने के लिए, मनन के लिए शांति चाहिए, एकाग्रता चाहिए,
जैसे लाइब्रेरी में होती है या जैसे पुराने ऋषि मुनि जंगल खोजते थे। सही बात है। इसलिए वक्ता कहते हैं कि जैसे नमो बुद्धाय, जय भीम जैसे वैकल्पिक नारे अपनाए गए, वैसे ही हमें अपने कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए अपना एक वैकल्पिक, सोचने वाला, सुरुचिपूर्ण संगीत भी बनाना चाहिए। और इसी से जोड़कर वो एक और कॉन्ट्रडिक्शन बताते हैं कि शादी में बौद्ध भंते को बुला लिया, लेकिन बाकी सारे कर्मकांड पुराने हिंदू रिवाजों वाले ही कर रहे हैं। हाँ, ये भी एक विरोधाभास है। वो कहते हैं इससे अच्छा तो नास्तिक रहो या सिंपल कोर्ट मैरिज कर लो। ये आधा अधूरा बदलाव क्यों? अब आते हैं उस हिस्से पर जहां वक्ता दलित राजनीति और समाज के अंदर के संगठनों पर बहुत तीखी बात करते हैं। वो साफ कहते हैं कि आज के दौर में कुछ दलित नेता, चाहे वो सामने हो या पीछे, नाम तो बाबा साहेब का लेते हैं, लेकिन असल में वो उन ताकतों की, उन विचारधाराओं की पालकी ढो रहे हैं जिन्हें बाबा साहेब ने देश और समाज के लिए अभिशाप कहा था। और वो दलित समाज के अंदर जो संगठन है, उनके लगातार बंटवारे, बिखराव पर गहरी चिंता जताते हैं। वो याद दिलाते हैं कि ये कोई आज की बात नहीं है। बाबा साहेब के टाइम में ही उनके बने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन SCF में झगड़े शुरू हो गए थे। और उनकी डेथ के बाद बनी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया RPI तो इतने टुकड़ों में बटी कि गिनती मुश्किल है। वक्ता का मानना है कि अगर पूरे देश के SC/ST सरकारी कर्मचारी और उनके संगठन ईमानदारी से एक हो जाए, तो उनमें इतनी ताकत है, नैतिक और संगठनात्मक, कि वो किसी भी सरकार को अपनी जायज मांगों के लिए झुका सकते हैं, जैसे आरक्षण का सही इम्प्लीमेंटेशन हो, प्रमोशन में न्याय हो वगैरह। वो एक उदाहरण भी देते हैं कि सोचो अगर किसी एक SC/ST कर्मचारी को गलत सस्पेंड किया जाए और देश भर के लाखों कर्मचारी संगठन तय करें कि हर मेंबर सिर्फ 10 रुपए महीने देगा। अच्छा। तो उस सस्पेंडेड कर्मचारी के परिवार को आर्थिक मदद भी मिलेगी और सरकार पर इतना प्रेशर बनेगा कि अन्याय वापस लेना पड़ेगा। लेकिन असलियत क्या है? वक्ता के हिसाब से जोर सामूहिक लड़ाई पर कम है और पर्सनल तरक्की पर ज्यादा। मेरा प्रमोशन कैसे हो, रिटायरमेंट के बाद कोई पोस्ट कैसे मिले, इन चक्करों में ग्रुप इंटरेस्ट पीछे रह जाता है। हाँ, व्यक्तिगत उन्नति। वो कहते हैं कि दलित समाज ने पर्सनल लिबरेशन, यानी सिर्फ अपनी तरक्की की सोच, और साथ ही CM-PM बनने जैसे दूर के राजनीतिक सपनों में उलझकर अपना नुकसान किया है। नतीजा, शिक्षा, रोजगार, जमीन जैसे बुनियादी मुद्दों पर कोई बड़ा लगातार चलने वाला आंदोलन खड़ा नहीं हो पाया। वक्ता यहाँ फोकस की ताकत पर बहुत जोर देते हैं, एकाग्रता पर। वो 2 अच्छे उदाहरण देते हैं। एक के दीवार में छेद करना है तो ड्रिल मशीन एक ही पॉइंट पर रखनी पड़ती है। हाँ, बिल्कुल। 10 जगह घुमाओगे तो निशान पड़ेंगे, छेद नहीं होगा। दूसरा कि समुंदर में जो मोटी लोहे की पाइपलाइन होती है, उसे काटने के लिए पानी के कॉन्सेंट्रेशन को इतना बढ़ा देते हैं कि पानी ही लोहा काट देता है। अच्छा, पानी से लोहा? हाँ, हाई प्रेशर वाटर जेट कटिंग, मतलब कॉन्सेंट्रेशन की ताकत। वो कहते हैं कि हाल के सफल आंदोलन जैसे SC/ST एक्ट बचाने का, या यूनिवर्सिटी रोस्टर वाला, या किसान आंदोलन, ये सब इसलिए सफल हुए क्योंकि इनका एजेंडा क्लियर था, एक सूत्रीय था, फोकस्ड था। फोकस की बात से आगे वक्ता पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पर आते हैं। वो याद दिलाते हैं कि बाबा साहेब ने भी गठबंधनों की जरूरत समझी थी, प्रयोग किए थे। वक्ता कहते हैं कि आज जब BJP, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां भी अकेले नहीं लड़ पाती हैं, उन्हें भी गठबंधन चाहिए। सही बात है। तो फिर अलग अलग दलित पार्टियों पर अकेले अकेले लड़ना किसको फायदा पहुंचा रहा है? क्या ये एक तरह से खुद को ही नुकसान पहुंचाना नहीं है, और जाने अनजाने उन ताकतों को मजबूत करना नहीं है जिनका विरोध करने का दावा करते हैं? राजनीति की बात करते हुए वक्ता बाबा साहेब के दिए सबसे बड़े अधिकार यानी वोट को हाईलाइट करते हैं। वो मानते हैं कि वोट सिर्फ सरकार चुनने का टूल नहीं है, ये वो प्रोसेस है जिससे एक प्रजा, जो राजा की दया पर होती है, वो नागरिक बनती है, जिसके पास अधिकार होते हैं, जो सरकार से सवाल कर सकती है। प्रजा से नागरिक। हाँ, लेकिन वो साथ में एक सीरियस वार्निंग भी देते हैं। पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी, अब वो कहते हैं जमाना बदल गया है। अब EVM में कथित गड़बड़ी, वोट चोरी, वोटर लिस्ट में हेरफेर, ऐसी बातें आ रही हैं। हाँ, ये बातें सुनने में आती हैं। तो वो एक फंडामेंटल सवाल उठाते हैं कि अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि आपके वोट से सरकारें बननी ही बंद हो जाएं, या उन्हें आपके वोट की परवाह ही ना रहे, तो फिर वो आपके लिए, आपके हक के लिए काम क्यों करेंगी? ये तो बहुत गंभीर सवाल है। इसी माहौल में अपनी भूमिका पर वक्ता अपनी पर्सनल पोजीशन भी क्लियर करते हैं। बताते हैं कि पिताजी चाहते थे IAS बने, पर उन्होंने कॉलेज में ही तय कर लिया कि ये उनसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनका नेचर सवाल पूछने वाला है, सत्ता को चैलेंज करने वाला है, कुछ विद्रोही टाइप का। अच्छा। कहते हैं कि मैं 60 साल तक चुपचाप यस सर नो सर नहीं कर सकता। मुझे आज CM से सवाल पूछना है तो आज ही पूछना है। इसीलिए उन्होंने अकादमिक फील्ड चुना,
यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, रिसर्च करना। यहाँ तनख्वाह भी है और लिखने, पढ़ने, बोलने की आज़ादी भी है, भले ही कभी-कभी केस मुकदमे झेलने पड़े। वो कहते हैं कि वो सिस्टम का गुड बॉय नहीं बनना चाहते। इसके बाद वक्ता एक बहुत फेमस और इमोशनल नारे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया का बड़ा इंटरेस्टिंग विश्लेषण करते हैं। वो पहले तो इसकी हिस्टोरिसिटी पर ही सवाल उठाते हैं। कहते हैं, मान लो बाबा साहेब ने 1956 में आगरा में ये कहा भी, जिस पर भी डिबेट है। तो सोचो 1956 में दलित समाज में कितने ग्रेजुएट थे, कितने आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर थे। वो 1942 का एक आंकड़ा बताते हैं कि पूरे देश में दलित ग्रेजुएट उंगलियों पर गिने जा सकते थे। अच्छा, इतने कम? हाँ, 1950 में गणतंत्र बना तो 6 साल में कितने पढ़े लिखे लोग तैयार हो गए जिन्होंने धोखा दे दिया। फिर वो एक मानवीय पहलू उठाते हैं कि जो पहली पीढ़ी गरीबी से निकलकर नौकरी पाती है, वो पहले अपना घर संभालेगी या क्रांति करेगी। सही बात है, पहली जिम्मेदारी तो परिवार की होगी। बिल्कुल। तो वक्ता का अनुमान है कि ये नारा शायद बाद में गढ़ा गया ताकि पढ़े लिखे नौकरी वालों से इमोशनल दबाव बनाकर चंदा लिया जा सके, उन्हें गिल्ट में रखा जाए। वो बाबा साहेब की ईमानदारी का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने पाए पाए का हिसाब रखा, कर्जदार मरे, लेकिन आज के बहुत से संगठन हिसाब क्यों नहीं देते, ये सवाल वो पूछते हैं। वक्ता इतिहास के एक और दौर की तरफ ध्यान दिलाते हैं। याद दिलाते हैं कि आज़ादी के बाद एक ऐसा टाइम भी था जब देश में पीएसयू बन रहे थे, स्कूल कॉलेज खुल रहे थे, फ्री एजुकेशन, स्कॉलरशिप थी, लैंड रिफॉर्म्स, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा था। वो इंदिरा गांधी के दौर को इमरजेंसी के बावजूद दलितों पिछड़ों के लिए नौकरियों और सोशल प्रोटेक्शन के लिहाज से एक तरह का स्वर्ण काल भी बताते हैं। अच्छा, स्वर्ण काल? हाँ, वक्ता का ये कहना है। वो पूछते हैं कि क्या इतिहास के उस दौर के इन पॉजिटिव पहलुओं को सिर्फ इसलिए कि वो एक खास पार्टी या नेता से जुड़े हैं पूरी तरह नकार देना सही है? क्या ये बैलेंस्ड नजरिया है? वो फिर आज पर लौटते हैं और एक बहुत बेसिक लेकिन चुभता हुआ सवाल पूछते हैं कि अगर संविधान वही है जो बाबा साहेब ने दिया, तो आज आरक्षण क्यों खत्म हो रहा है, सरकारी नौकरियां क्यों कम हो रही हैं, फेलोशिप क्यों बंद हो रही है। देश में 20 लाख से ज्यादा SC ST सरकारी कर्मचारी हैं, 131 सांसद हैं, विधायक हैं, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? वक्ता खुद ही जवाब देते हैं, क्योंकि हमने मतलब समाज ने और खासकर इन कर्मचारियों और नेताओं ने सही सवाल नहीं पूछे, सही टाइम पर दबाव नहीं बनाया। मतलब राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। हाँ, और जब सरकारों में पॉलिटिकल विल नहीं होती और समाज भी चुप रहता है, तो नीतियां धीरे धीरे जन विरोधी हो जाती हैं। वक्ता अपने विश्लेषण में बाबा साहेब के जीवन के अंतिम वर्षों के एक अहम फैसले पर भी एक अलग नजरिया रखते हैं, जिसे वो बाबा साहेब की एक संभावित मिसजजमेंट या रणनीतिक चूक कह रहे हैं। सवाल उठाते हैं कि जब बाबा साहेब ने 1951 में नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दिया, कानून मंत्री थे वो, तो उनके इस्तीफा पत्र में SC के मुद्दे उतने प्रमुख क्यों नहीं थे जितने हिंदू कोड बिल, OBC आरक्षण, कश्मीर नीति, विदेश नीति जैसे मुद्दे थे, जबकि उनका पूरा जीवन तो दलित अधिकारों पर केंद्रित रहा। अपना अनुमान है, एनालिसिस है। वो कहते हैं कि शायद बाबा साहेब को लगा होगा कि हिंदू कोड बिल से पढ़ी लिखी हिंदू महिलाएं उनके साथ आ जाएंगी और OBC आरक्षण की बात से देश का बहुसंख्यक पिछड़ा वर्ग साथ आ जाएगा। उन्हें शायद उम्मीद थी कि इस तरह वो एक मजबूत मोर्चा बनाकर कांग्रेस को चुनावी टक्कर दे पाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। न महिलाओं ने कोई बड़ा विद्रोह किया उस समय, न OBC उस समय तक इतना संगठित था कि व्यापक रूप से साथ आता। विडंबना ये है कि आर्टिकल 340 जो OBC कमीशन की बात करता है, वो बाबा साहेब ने ही डलवाया था, पर क्रेडिट भी उन्हें नहीं मिला लंबे समय तक। इसी विश्लेषण के आधार पर वक्ता एक व्हाट इफ सिनेरियो रखते हैं कि शायद अगर बाबा साहेब 1951 में इस्तीफा ना देते, सरकार में बने रहते, तो सिस्टम के अंदर रहकर अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल समझ से दलित समाज को ज्यादा प्रोटेक्शन दे पाते। मतलब अंदर रहकर लड़ना। हाँ, कि वो भी एक स्ट्रैटेजी है, बशर्ते बाहर से समाज का मजबूत सपोर्ट हो। अब हम वक्ता के विश्लेषण के सार पर आते हैं। उनका फाइनल टेक क्या है? उनका मानना है कि दलित समाज ने और खासकर दलित संगठनों और पार्टियों ने बाबा साहेब को मिसरीड किया है, गलत समझा है। अच्छा, कैसे? उन्होंने सारा जोर इलेक्शन से गवर्निंग कम्युनिटी बनने पर लगा दिया, सीटें जीतो, शासक बनो, जबकि बाबा साहेब का असली जोर शिक्षा पर था, हायर एजुकेशन पर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल का नेटवर्क बनाने पर था।
इसके जरिए एक पढ़ी लिखी जागरूक काबिल गवर्निंग कम्युनिटी तैयार करने पर था। हाँ, ये बात तो सही है। वक्ता याद दिलाते हैं कि बाबा साहेब ने चंदा मांगा, पर मूर्तियां लगवाने के लिए नहीं, स्कूल खोलने, कॉलेज बनाने, हॉस्टल बनाने, अखबार निकालने के लिए मांगा। और अंत में वक्ता एक बहुत क्लियर कॉल टू एक्शन देते हैं, एक आह्वान। वो कहते हैं कि दुनिया का इतिहास देखो तो ज्यादातर बड़ी क्रांतियां, बड़े बदलाव मिडिल क्लास ने किए हैं। और भारत का आज का जो दलित मिडिल क्लास है, जो पढ़ लिख कर नौकरियों में, प्रोफेशन में आया है, वो संविधान और गणतंत्र की ही देन है। बिल्कुल, उन्हीं अवसरों का नतीजा है। लेकिन अब वक्ता कहते हैं उसी संविधान और गणतंत्र पर हमला हो रहा है, उसे खत्म करने की कोशिश हो रही है। और जाहिर है, अगर संविधान ही नहीं बचेगा तो उसकी बदौलत बना ये दलित मिडिल क्लास कैसे बचेगा? सही बात है। तो अब इस मिडिल क्लास को तय करना होगा कि वो किसके साथ है। क्या वो गणतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई में साथ देगा, या उन ताकतों का साथ देगा जो इसे कमजोर कर रही हैं? वो अपनी बात खत्म करते हुए फिर से एकता की शक्ति पर जोर देती हैं। कहती हैं कि सरकारें आंदोलनों से डरती हैं, लाखों लोगों के सड़क पर उतरने से डरती हैं, नेताओं और पार्टियों से उतना नहीं। और वो एक बहुत इंस्पायरिंग बात कहती हैं कि दुनिया में महान आदमी बनने की वैकेंसी हमेशा खाली रहती है। कोई भी अपने कर्मों से, अपनी लेखनी से, अपने ज्ञान से, समाज सेवा से महान बन सकता है, पद की जरूरत नहीं। अंत में वो कहती हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, एक जो जीते जी मरने की तैयारी करते हैं, मतलब डर कर समझौता करके जीते हैं, और दूसरे वो जो मरने के बाद भी जिंदा रहने की तैयारी करते हैं, मतलब ऐसे काम कर जाते हैं कि हमेशा याद रखे जाते हैं, अमर हो जाते हैं। बिल्कुल, चुनाव हमें करना है। हमने देखा कैसे वक्ता ने आरक्षण की स्थिति पर सवाल उठाए, शिक्षा के महत्व और दिशा पर जोर दिया, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की असलियत बताई, संगठनों की एकता की जरूरत और उनकी कमियों पर बात की, और भविष्य की चुनौतियों की ओर इशारा किया। यकीनन कई तीखे सवाल हैं और एक क्लियर कॉल है समाज के लिए। वाकई ये पूरा विश्लेषण सोचने पर मजबूर करता है कई स्तरों पर, खासकर ये सवाल कि पर्सनल तरक्की और सामाजिक जिम्मेदारी में बैलेंस कैसे बने। इतिहास से सीखते हुए, गलतियों से भी और सफलताओं से भी आगे की स्ट्रैटेजी कैसे बने। खासकर दलित मिडिल क्लास के लिए, जिनके सामने वक्ता ने एक बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है, ये सोचना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए आज का विचार बिंदु छोड़ जाते हैं। वक्ता ने कहा कि महान आदमी बनने की वैकेंसी हमेशा खाली रहती है, और ये महानता कर्मों और लेखनी से मिलती है। तो इस पूरे विश्लेषण के संदर्भ में आपके विचार से व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर महान बनने का रास्ता क्या हो सकता है, खासकर तब जब सिस्टम और समाज दोनों ही लगातार चुनौतियां पेश कर रहे हों? इस पर जरूर सोचिएगा।